हेलो गाइज, आज हिंदी का हम लाए हैं वन शॉट सभी ऑब्जेक्टिव जो महत्वपूर्ण है। इससे बाहर कुछ नहीं आएगा परीक्षा में। हेलो गाइज, चलिए शुरू करते हैं बिना देर किए हुए। वन शॉट सभी ऑब्जेक्टिव 100 प्लस ऑब्जेक्टिव है, जिसमें से सभी VVI है। चलिए शुरू करते हैं नंबर 1 से। पहले देख लीजिए मोटिवेशन क्या है। मोटिवेशन है, जलाओ वो समा जो आंधी ना बुझा सके, जलाओ वो समा जो आंधी ना बुझा सके, बनो वो चेहरा जिसे कोई ना मिटा सके, बनो वो चेहरा जिसे कोई ना मिटा सके। चलिए इसी मोटिवेशन के साथ क्वेश्चन नंबर 1 से शुरू करते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 कह रहा है, अम्बेडकर ने, यह लेसन 1 का है, लेसन 1 जाति प्रथा, श्रम विभाजन और जाति प्रथा। इसका क्वेश्चन नंबर 1 है, अम्बेडकर ने भारत की बेरोजगारी का प्रमुख एवं प्रत्यक्ष कारण किसे कहा है। भारत की प्रमुख एवं प्रत्यक्ष कारण जाति प्रथा को कहा है, जाति प्रथा को। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर 2। यह सभी सवाल अत्यंत महत्वपूर्ण है, इसलिए ध्यान से देखिएगा वीडियो को। 2 नंबर कह रहा है क्वेश्चन, सभ्य समाज की क्या आवश्यकता है। सभ्य समाज की आवश्यकता जाति प्रथा है। सभ्य समाज की आवश्यकता, सॉरी गाइस, इसका आंसर ये हो सकता है श्रम विभाजन। सभ्य समाज की आवश्यकता है श्रम विभाजन। ठीक है, चलिए अब 2 नंबर क्वेश्चन कह रहा है, 3 नंबर क्वेश्चन कह रहा है, हु आर सुद्राज। हु आर सुद्राज के लेखक भीमराव अम्बेडकर हो जाएंगे। ऐसे भी याद रखिएगा, हु आर सुद्राज के लेखक भीमराव अम्बेडकर हैं। उसके बाद हिज धम्मा, बुद्धा एंड हिज धम्मा के लेखक एनिहिलेशन ऑफ कास्ट। मुझे लगता है कि सभी हिंदी के जितने भी लेखक हैं ना, उसमें से सभी लेखक का कम से कम 2 रचनाएं जरूर याद रखिएगा। इसलिए क्वेश्चन नंबर 3 का आंसर हो जाएगा भीमराव अम्बेडकर हु आर सुद्राज के लेखक है। चलिए क्वेश्चन नंबर 4 कह रहा है, विष के दांत कहानी का पात्र कौन है। विष के दांत कहानी का पात्र यह लिखा गया है नलिनी विलोचन शर्मा द्वारा, जिसके प्रमुख एथी है खोखा। अगर आंसर में नहीं रहेगा, एक था कासू का नाम है, एक था कासू जिसका नाम है खोखा, और एक था मदन। अगर आंसर में मदन नहीं रहेगा तो खोखा मारिएगा। ठीक है, खोखा मारिएगा। इसका आंसर सही हो जाएगा खोखा। चलिए क्वेश्चन नंबर 5 कह रहा है, झोपड़ी और महल की लड़ाई में अक्सर कौन जीतते हैं। झोपड़ी और महल की लड़ाई में अक्सर महल वाले जीतते हैं, क्योंकि झोपड़ी वाले एक दूसरे से प्रतिस्पर्धा भी करते हैं और महल वाले की साथ भी देते हैं। ठीक है दोस्तों, चलिए क्वेश्चन नंबर 6 कह रहा है, सच्चा भारत, सॉरी यहाँ पे भारत होगा, इसे काट कर बना लीजिएगा, सच्चा भारत कहाँ बसता है। सच्चा सॉरी यहाँ भारत नहीं, सच्चा भारतीय होगा। सच्चा भारतीय कहाँ बसता है, तो यह गांवों में बसता है। ऑप्शन नंबर ए। चलिए क्वेश्चन नंबर 7 कह रहा है, भारत से हम क्या सीखे पाठ गद्य की कौन सी विद्या है। भारत से क्या सीखे, भाषण। ऐसे भी हम लोग, भारत में ज़्यादा क्या होता है, भारत में ज़्यादा राजनीति फैली हुई है और भाषण भी चलता रहता है, भाषण। ठीक है, बोर नहीं होइएगा, पूरा क्वेश्चन 100 प्लस है और इसमें कुछ टाइम भी लग सकता है, इसलिए संयम से देखिएगा। क्वेश्चन नंबर 8 कह रहा है, दूसरे के इशारों पर भटकने वाले लोगों को क्या कहते हैं। दूसरे पर भटकने वाले लोगों को विद्वान नहीं कह सकते। विद्वान भी तो एक दूसरे पर थोड़ी ना भटकता है। ज्ञानी, यहाँ भी भले लोग यहाँ भी नहीं भटकते, इसलिए इसका आंसर हो जाएगा मूढ़। ठीक है, मूढ़ माने हो जाएगा जैसे मूर्ख आदमी हो जाएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 9 कह रहा है, मैक्स मुलर के पिता का नाम क्या था। मैक्स मुलर के पिता का नाम विल्हेम मुलर था। विल्हेम मुलर हो जाएगा, विल्हेम मुलर। मैक्स मुलर के पिता का नाम ऑप्शन नंबर सी, विल्हेम मुलर। ठीक है, मैक्स मुलर का जन्म कब हुआ था, तो 1823 ईस्वी में। ऐसे भी कहिएगा तो मैं सभी लेखक के जन्म का ट्रिक ला दूंगा, जो अत्यंत ही महत्वपूर्ण है। ठीक है, जैसे मैं कह रहा हूँ, जैसे मैं पूरा गद्य खंड में पूरा लेखक में से सिर्फ 3 लेखक का ही जन्म 1800 से पहले हुआ है। जैसे में एक गांधी जी हो जाएगा, एक भीमराव अम्बेडकर, जिनका जन्म, गांधी जी का जन्म 1869 में हुआ था, और भीमराव अम्बेडकर का जन्म
1891 में हुआ था और मैक्स मूलर का जन्म 1823 में हुआ था। बाकी सबका कहिएगा तो ट्रिक भी ला देंगे। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर 10। क्वेश्चन नंबर 10 कह रहा है कट और केन। कट और केन का जर्मन भाषा में किसने अनुवाद किया? कट और केन का जर्मन भाषा में अनुवाद करने वाले हैं, सॉरी यहाँ पे आंसर नहीं दिया हुआ है। कट और केन का हो जाएगा मैक्स मूलर, सॉरी इसका आंसर है ऑप्शन नंबर डी, ऑप्शन नंबर डी मैक्स मूलर। कट और केन का उपनिषद अनुवाद करने वाले मैक्स मूलर। कट और केन आप लोग जानते हैं कि यह उपनिषद है, ये उपनिषद संस्कृत में भी आप लोग पढ़े होंगे। चलिए क्वेश्चन नंबर 11 कह रहा है परंपरा का मूल्यांकन के रचनाकार कौन है? परंपरा के मूल्यांकन के रचनाकार हो जाएंगे ऑप्शन नंबर ए रामविलास शर्मा। ठीक है, रामविलास शर्मा। चलिए क्वेश्चन नंबर 12 कह रहा है एक पतंग अनंत में किनकी रचना है? यह हो जाएंगे ऑप्शन नंबर डी अशोक वाजपेयी, ऑप्शन नंबर डी अशोक वाजपेयी। ठीक है, अब चलिए क्वेश्चन नंबर अशोक वाजपेयी, ऑप्शन नंबर डी। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर कह रहा है 13 अशोक वाजपेयी का जन्म कब हुआ था? इसका याद रखिएगा, अशोक वाजपेयी। इसका भी ऐसे ट्रिक हो जाएगा, अशोक का पेड़ है, अशोक जैसे में अशोक भी एक पेड़ होता है, अशोक का पेड़। तो इसका ट्रिक होता है अशोक का पेड़ है तो अशोक का पेड़ ज़्यादा से ज़्यादा 41 फीट तक लंबा होता है, उससे अधिक लंबा होता ही नहीं है। तो इसलिए 41 में ऑप्शन रहेगा तो आप लोग 41 में मार लीजिएगा, ऑप्शन नंबर बी। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर 14। क्वेश्चन नंबर 14 कह रहा है मछली शीर्षक पाठ के लेखक कौन है? मछली शीर्षक पाठ के लेखक विनोद कुमार शुक्ल। ठीक है, विनोद कुमार शुक्ल। चलिए क्वेश्चन नंबर कह रहा है 15 गुरु नानक। अब यहाँ हो गया पदखंड से शुरू। क्वेश्चन नंबर 15 कह रहा है गुरु नानक कौन थे? सिखों के 10वें गुरु गोविंद सिंह थे। सिखों के प्रथम गुरु, हाँ, क्योंकि सिख धर्म के संस्थापक यही थे गुरु नानक, इसलिए सिखों के प्रथम गुरु हो जाएंगे। ठीक है, क्वेश्चन नंबर चलिए 16 जप्पू जी किसकी रचना है? तो जप्पू जी हो जाएंगे गुरु नानक के। यह सिर्फ पदखंड में यह पहला ही लेसन है, पदखंड में पहला लेसन का है। ठीक है, नाखून क्यों बढ़ते हैं? हिंदी की कौन सी विद्या है? नाखून। ठीक है, नाखून कौन बढ़ते हैं? तो नाखून तो हो जाएंगे ललित निबंध। नाखून, क्योंकि नाखून क्यों बढ़ते हैं? तो नाखून में लगाते हैं आलता से हो जाएगा ललता से ललित निबंध। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर 18 विरह लीला किसकी रचना है? विरह लीला घनानंद की रचना है, क्योंकि घनानंद अपने प्रेम में के ना मिलने पर इतने व्याकुल हो जाते हैं, अर्थात इतने विरह वेदना इससे संबंधित है घनानंद से, इसलिए उनके आंसर हो जाएंगे घनानंद। ठीक है गाइज, चलिए क्वेश्चन नंबर 19 कह रहा है घनानंद का जन्म कब हुआ था? घनानंद का जन्म हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी 1689 के पास। इसी प्रकार याद रखिएगा, जैसे में इस 1689 है तो 1689 कहने में थोड़ा भारी लगता है ना, हार्ड। 1689। ठीक है, इसी प्रकार क्वेश्चन नंबर चलिए 20 स्वदेशी कविता किससे संकलित है? स्वदेशी कविता प्रेमघन सर्वस्व से संकलित है। ठीक है, प्रेमघन सर्वस्व से संकलित है। चलिए क्वेश्चन नंबर 21 क्वेश्चन नंबर 21 कह रहा है दही वाली मंगमा किस भाषा से अनुदित है? यह है वर्णिका का पार्ट 1 से ऑब्जेक्टिव। दही वाली मंगमा हो जाएगा कन्नड़, क्योंकि पहला था कन्नड़ भाषा से संबंधित है। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर 22 कह रहा है टॉल्स्टॉय कौन थे? तो रूसी लेखक, क्योंकि टॉल्स्टॉय रूसी लेखक थे और गांधी जी भी इनके ही विचारों से, टॉल्स्टॉय के विचारों से भी प्रेरित हुए थे। टॉल्स्टॉय रूसी लेखक थे, क्योंकि रूस में ही उनकी जन्म हुआ था। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर 23 का रहा है नौबत खाने में इबादत पाठ के केंद्र में कौन है? नौबत खाने में इबादत पाठ के केंद्र में बिस्मिल्लाह खान, क्योंकि इनमें तो चर्चा हुआ ही नहीं है, नौबत खाने में नहीं हुआ है, सिर्फ बिस्मिल्लाह खान।
और बिस्मिल्लाह खां भी नौबत खाने में इबादत, इबादत शब्द ज़्यादातर आता है मुस्लिम भाइयों के बोलचाल के भाषा में, इसीलिए बिस्मिल्लाह खां हो जाएंगे इनके आंसर। ठीक है, बिस्मिल्लाह खां। चलिए क्वेश्चन नंबर 24 कह रहा है बिस्मिल्लाह खां का प्रिय वाद्य यंत्र क्या था। बिस्मिल्लाह खां का प्रिय वाद्य यंत्र शहनाई से ही वे पूरे विश्व में फेमस हुए थे, शहनाई, इसलिए इनके हो जाएंगे उत्तर शहनाई। लेकिन क्वेश्चन में आएगा बिस्मिल्लाह खां क्या क्या बजा लेते थे, तो इनमें सभी मार दीजिएगा, इनमें सभी होता है, ऑप्शन में दिया रहता है इनमें सभी, वही होगा आंसर। 25 क्वेश्चन नंबर 25 का अक्षरों की कहानी किसकी रचना है। अक्षरों की कहानी गुनाकर मूले की रचना है। ठीक है, ऐसे भी इसका कोई ट्रिक नहीं होता है, लगभग मतलब जितने लेखक है ना, जितने पूरे 24 लेखक है, 24 में से कम 12 लेखक के दो रचना याद कर लीजिएगा ना, तो हो जाएगा, ऑब्जेक्टिव बन जाएगा। कम से कम दो याद कर ही लीजिएगा, क्योंकि मान के चलिए सब्जेक्टिव में आ जाएगा तो वहाँ तो लिखना ही पड़ जाएगा, इसलिए याद कर लीजिएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर कह रहा है शिक्षा और संस्कृति किनकी रचना है। तो शिक्षा के बारे में कौन ज़्यादा जोर देते हैं, गांधी जी हो जाएंगे, तो इनके आंसर महात्मा गांधी। क्वेश्चन नंबर ऑप्शन नंबर सी। चलिए क्वेश्चन नंबर 27 कह रहा है लेखक बहादुर को लेखक के घर कौन लाया था। बहादुर को लेखक के घर आप लोग जानते होंगे, लेखक के साला लाए थे, लेखक के साला, ऑप्शन नंबर बी लेखक के साला लाए थे। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर 28 सुजाता का वास्तविक नाम क्या है। यह क्वेश्चन वर्णिका लेसन 4 क्या है, लेसन 4 का है, जिनमें इनके कहानी संकलित है। नगर में रहती है नगर में जाती है एक माँ और एक माँ अपने बेटी का इलाज कराने के लिए। इसके उत्तर हो जाएंगे एस माने सुजाता और रंगराजन इनके पूरा नाम है, तो इसके आंसर हो जाएंगे एस रंगराजन 28 का। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर 29 कह रहा है सात कोड़ी होता कहाँ के प्रमुख कथाकार है। यह भी क्वेश्चन वर्णिका का है और यह उड़िया कहानी के कथाकार है, क्योंकि इनके पाठ 2 में इनका संकलित है इसी का नाम क्या है रे, नाम कथी बाटे का, अच्छा लक्ष्मी वाली है, लक्ष्मी कहानी ढहते विश्वास, इनके अथी है पाठ में संबंधित ढहते विश्वास। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर 30 मंगमा किस शहर में दही बेचती थी। तो मंगमा, ये तो सबसे आसान क्वेश्चन है, इससे आसान होगा ही नहीं, ऑप्शन नंबर सी। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर 31 पूर्वज लक्ष्मी के लिए, यहाँ हो जाएगा ढहते कहानी का अथी है, ढहते कहानी के मुख्य पात्रा है लक्ष्मी। ठीक है, इनके कितने पुत्र थे, तो पुत्र 2 थे, पुत्री कितनी थी, पुत्री 2 थी। इनके पति का नाम क्या है, इनके पति का नाम लक्ष्मण है। लक्ष्मण कहाँ काम करता है, तो कलकत्ता में काम करता है। ठीक है, इनके पूर्वज कितना जमीन छोड़ गए थे, तो 1 बीघा। क्वेश्चन क्या करा, पूर्वज लक्ष्मी के लिए कितना छोड़ गए थे जमीन, तो 1 बीघा छोड़ गए थे। ठीक है, कुछ 1 बीघा छोड़ गए थे। चलिए क्वेश्चन नंबर 32 मंगू कब से पागल थे। ऐसे भी मंगू जन्म से पागल थे, क्योंकि युवा अवस्था में तो अभी युवा अवस्था पूरा हो ही नहीं थी, बचपन बीत गया था यारो, बचपन बीत गया था, परंतु मंगू जन्म से ही पागल थे। ठीक है, मंगू जन्म से पागल थे। चलिए क्वेश्चन नंबर कह रहा है क्वेश्चन नंबर 33 गुरु नानक की भेंट किस मुगल बादशाह से हुई। अच्छा, सबसे पहले मुगल बादशाह में आता है बाबर आता है 1526 में। ठीक है, 1526 से पहले आता है, पानीपत का युद्ध 1526 में होता है, परंतु इनका जन्म हुआ था कितना में, 1469 में, 1469, तो 69 लगभग इनके ही समकालीन हो जाएंगे, इसलिए गुरु नानक बाबर के समकालीन थे। ऑप्शन नंबर ए। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर कह रहा है 34 मछली शीर्षक पाठ साहित्य की कौन सी विद्या है। मछली कहानी है। ठीक है, इसलिए ऑप्शन नंबर बी। चलिए क्वेश्चन नंबर 35 कह रहा है हम बार बार नाखून क्यों काटते हैं। क्योंकि हमें बर्बरता समापन हेतु, मतलब जो हमारे में यदि पशु के समान जो गुण है उसे समाप्त करने के लिए, परंतु
अब आप भी याद रखिएगा कि ये पशुता मनुष्य में से कभी समाप्त नहीं होगी, क्योंकि यह नाखून हमेशा बढ़ती ही रहेंगी। क्वेश्चन नंबर कह रहा है 36 क्वेश्चन नंबर, नागरी लिपि पाठ साहित्य की कौन सी विद्या है? नागरी लिपि निबंध है, और ऐसे भी निबंध बहुत टफ रहता है, निबंध बहुत टफ रहता है कहानी की अपेक्षा, इसलिए नागरी लिपि टफ भी है थोड़ा। इसका आंसर हो जाएगा ए, ऑप्शन नंबर ए, निबंध। चलिए क्वेश्चन नंबर 37 कह रहा है, पठित पाठ के आधार पर बतलाइए कि मोटर कार को खतरा किससे हो सकता है? पठित पाठ, सबसे पहले तो इसको यहाँ पता होना चाहिए कि ये किस पाठ के हैं, तो हो जाएंगे विष के दांत। यह इनके लेखक नलिन विलोचन शर्मा। किससे खतरा है? तो सिर्फ खोखा से है। यह इनके लेखक के सेन साहब के कितनी पुत्रियां थी? सेन साहब के 5 पुत्रियां थी। सीमा, रजनी, आलोसेफाली, आरती, जिनमें से यह 3 तो इनके बेटी पुत्री का ही नाम है। इनमें खोखा के लिए सभी नियम अपवाद थे, इसलिए इनके उत्तर हो जाएंगे खोखा। चलिए क्वेश्चन नंबर 38, भाईचारे का दूसरा नाम क्या है? भाईचारे का दूसरा नाम राजतंत्र में राजा का शासन होता है। और श्रम माने मेहनत, लेबोरी। सहयोग भी नहीं होगा। लोकतंत्र में सभी कोई, लोकतंत्र में श्रम भी आ जाएगा, सहयोग भी आ जाएगा, परंतु ई नहीं आएगा। लेकिन श्रम में लोकतंत्र नहीं आएगा, इसलिए इसका उत्तर हो जाएगा बी, ऑप्शन नंबर बी, लोकतंत्र। चलिए क्वेश्चन नंबर 39 कह रहा है, भारत की सर्वाधिक आबादी कहाँ बसती है? भारत की सर्वाधिक आबादी गांवों में बसती है, गांवों में, ठीक है। लेकिन मुझे इस पर डाउट लग रहा है, ठीक है, कमेंट कर बताइएगा यहाँ इसका उत्तर सही होगा कि गलत, लेकिन मुझे उस पर डाउट लग रहा है। चलिए क्वेश्चन नंबर 40, वारेन हेस्टिंगस कहाँ का गवर्नर जनरल था? तो वारेन हेस्टिंगस भारत का गवर्नर जनरल था। भारत, ऑप्शन नंबर बी, क्योंकि यह अंग्रेज था लेकिन यह भारत में आया था। यह वाराणसी में इनके सोने के सिक्के मिला था, ठीक है। वारेन हेस्टिंगस भारत का था, भारत का नहीं था यार, वो भारत का गवर्नर जनरल था। चलिए क्वेश्चन नंबर कह रहा है, मानव मुक्ति के पुरोधा। सबसे पहले मानव मुक्ति के पुरोधा हो जाएंगे भीमराव अम्बेडकर, ऑप्शन नंबर सी। इतना याद होगा आपको, इतना याद होगा, ये तो हम अपेक्षा कर सकते हैं। चलिए क्वेश्चन नंबर 42 कह रहा है, मैं तो खोखा को इंजीनियर बनाने जा रहा हूँ। यह कथन किसका है? यह कथन तो सेन साहब का ही हो सकता है, क्योंकि सेन साहब इतना घमंड में थे, बहुत घमंड में थे यार। चलिए क्वेश्चन नंबर छोड़िए, क्वेश्चन नंबर चलिए 43, हितोपदेश का जर्मन भाषा में अनुवाद किसने किया? हितोपदेश का जर्मन भाषा में अनुवाद मैक्स मुलर ने किया। मैक्स मुलर को कौन सी का उपाधि मिला था जिसे उसने ठुकरा दिया? तो उपाधि हो जाएगा नाइट का। न किसने दिया था? महारानी विक्टोरिया। कहाँ की महारानी विक्टोरिया थी? तो ब्रिटेन अर्थात इंग्लैंड। चलिए क्वेश्चन नंबर 44, नृवंश विद्या का संबंध किससे है? यह बहुत ही वीवीआई क्वेश्चन है, एमवीवीआई सेट कर लीजिएगा, यह बहुत ही वीवीआई क्वेश्चन है। इसका हो जाएगा मानव विज्ञान से। नृवंश, वंश अर्थात वंश माने मतलब पीढ़ी दर पीढ़ी, तो इसमें खगोल में थोड़ी ना पीढ़ी दर पीढ़ी होता है, वनस्पति में भी नहीं होता है, भूगर्भ में भी नहीं होता है। मानव विज्ञान अर्थात मानव के पीढ़ी दर पीढ़ी अध्ययन, ठीक है। चलिए क्वेश्चन नंबर 45 कह रहा है, किस देश के लोग बड़े बड़े नख, यहाँ हो जाएंगे गोंड देश के लोग, नख रखना पसंद करते थे, तो गोंड देश के लोग नख रखना बड़े बड़े पसंद करते थे। सूर्य नामक पुस्तक किनकी रचना है? सूर्य नामक पुस्तक गुणाकर मूल्य की रचना है। और ऐसे भी याद रखिएगा, जितने नक्षत्र, जितने भी आसमान से संबंधित बातें हैं ना, यह सभी गुणाकर मूल्य की रचना है। क्योंकि आप एक बार देख लीजिएगा, नक्षत्र हो जाएंगे, सूर्य, जैसे कि यहाँ आपने देखा, और है तारे टिमटिमाते हुए वगैरह वगैरह, और भी है। चलिए क्वेश्चन नंबर एक बार देख लीजिएगा, इनका उत्तर सिर्फ पूरा आसमान से संबंधित ही। चलिए क्वेश्चन नंबर 47 कह रहा है, नेवारी भाषाएं किस लिपि में लिखी जाती हैं? देवनागरी। नेवारी भाषाएं किस लिपि में लिखी जाती हैं? तो देवनागरी, ठीक है। चलिए क्वेश्चन नंबर 48, जिंदगी का जोक किस लेखक की रचना है? तो जिंदगी का जोक अमरकांत, ऑप्शन नंबर डी।
इसमें तो याद करना ही होगा, बिना याद किए होगा ही नहीं, इसका यहाँ याद करना ही होगा। देख लीजिएगा क्वेश्चन बैंक में जो जो पूछा रहेगा ना वहीं वहीं VVI याद कर लीजिएगा, क्योंकि हम भी जानते हैं ये जल्दी याद ही नहीं होता है। चलिए जाने दीजिए, नहीं याद होता है। चलिए क्वेश्चन नंबर 49 कह रहा है बहादुर कहाँ से भाग कर आया था? बहादुर कहाँ से भाग कर आया था? तो नेपाल से। भोपाल नहीं आया, भोपाल तो वहाँ दूसरा है देश से ही आया था, तो नेपाल से, नेपाल से बिहार के सटल में था। चलिए क्वेश्चन नंबर 50, लेखक रामविलास शर्मा के गांव का नाम क्या था? लेखक रामविलास शर्मा के गांव का नाम उच्च गांव सानी था, उच्च गांव सानी, उच्च गांव सानी, ठीक है, उच्च गांव सानी था। चलिए क्वेश्चन नंबर, आप बोर तो नहीं ना हो रहे हैं? कम से कम इसको एक बार दो बार देखिएगा, यही क्वेश्चन पूछेगा, इससे बाहर कुछ भी नहीं आएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर छोड़िए, उसके बारे में बारी पर बात करेंगे। 51, क्वेश्चन नंबर 51, पंडित बिरजू महाराज किस घराने के वंशज थे? तो पंडित बिरजू महाराज लखनऊ घराने के वंशज थे। इनके कहाँ ज़्यादा संबंध था? तो बनारस में भी था। डुमराव किसका संबंध है? तो डुमराव बिस्मिल्लाह खां का संबंध है, ठीक है, बिस्मिल्लाह खां। चलिए चलिए छोड़िए, चलिए अब आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 52 कह रहा है भौतिकवाद, भौतिकवाद का अर्थ भाग्यवाद नहीं है, किस निबंध की पंक्ति है? भौतिकवाद का, यह इसका उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, परंपरा का मूल्यांकन। भौतिकवाद का अर्थ भाग्यवाद नहीं है, ठीक है। चलिए क्वेश्चन नंबर 53, 53 कह रहा है बिरजू महाराज का संबंध है। तो बिरजू महाराज क्या क्या बजा लेते थे? तो ऑप्शन नंबर डी, क्योंकि यहाँ इनमें कोई नहीं बजा पाते थे, बांसुरी नहीं बजा पाते थे। नहीं, ऑप्शन नंबर, इनमें सभी होगा, इसको काट दीजिए, इनमें ऑप्शन नंबर सभी, इन सभी हो जाएगा। ऑप्शन नंबर डी, यहाँ ऑप्शन नंबर डी ही होगा, लेकिन गलती से टाइप हो गया है। चलिए क्वेश्चन नंबर, सभी होगा इसका उत्तर। चलिए क्वेश्चन नंबर 54, बहादुर शीर्षक कहानी की निर्मला कौन थी? निर्मला लेखक की पत्नी थी, लेखक की पत्नी, ऑप्शन नंबर बी। चलिए क्वेश्चन नंबर, अच्छा ये बताइए निर्मला लेखक के बेटे का नाम क्या था? कमेंट कर बताइएगा, लेखक के बेटे का नाम क्या था। चलिए क्वेश्चन नंबर 55, आशा दीवार किस कवि की रचना है? आशा दीवार किस कवि की रचना है? तो हो जाएंगे गुरु नानक। गुरु नानक, एक हम लोगों ने पढ़ लिया गुरु नानक के रचना, एक आशा दीवार, एक जप्पू जी, कम से कम यह दूगो अवश्य ही याद रखिएगा, ठीक है। चलिए क्वेश्चन नंबर 56, किनके जन्म दिवस को अहिंसा के पक्षधर सबसे ज़्यादा कौन थे भारत में? महात्मा गांधी। तो इनके जन्म पे अहिंसा दिवस के रूप में मनाया जाता है, ठीक है। चलिए क्वेश्चन नंबर 2 अक्टूबर को अहिंसा दिवस कब है? 2 अक्टूबर को, अभी तक गुजरा है। चलिए 57, क्वेश्चन नंबर 57, गुरु नानक पंजाबी के अलावे किस भाषा में कविताएं लिखते थे? पंजाबी के अलावे हिंदी में लिखते थे। ऐसे भी पंजाबी हिंदी से ज़्यादा मैच खा लेता है, मराठी के बारे में तो नहीं कह सकते हैं, मराठी चलिए क्वेश्चन नंबर 58, संप्रदाय मुक्त कृष्ण भक्त कवि। कृष्ण, जब भी कृष्ण आएगा हो जाएगा इसका रसखान, ऑप्शन नंबर ए। जब भी कृष्ण आए उनका उत्तर हो जाएगा रसखान। रसखान का रचनाकाल हो जाएंगे ऑप्शन नंबर बी, जहांगीर। रसखान जहांगीर के समकालीन, गुरु नानक बाबर के समकालीन, एक और आएंगे मोहम्मद शाह रंगीला, जिनके समकालीन थे घनानंद। मोहम्मद शाह रंगीला के समकालीन घनानंद, यह तीनों मुगल बादशाह है। चलिए क्वेश्चन नंबर 60, क्वेश्चन नंबर 60 का रहा है वियोग में सच्चा प्रेमी जो वेदना सहता है उसके चित्त में जो भिन्न भिन्न तरंग उठती है का चित्रण किया है। तो वियोग से संबंधित है घनानंद, क्योंकि घनानंद अपने आंसू को सुजान रूपी अर्थात ईश्वर रूपी आंगन में पहुंचाना चाहते हैं। चलिए क्वेश्चन नंबर 61, पराजय। चलिए अब शुरू हो गया हिंदी व्याकरण में भी यहाँ उस उपसर्ग से क्वेश्चन है, उपसर्ग से भी बहुत क्वेश्चन पूछता है। पराजय, तो सबसे पहले इसको तोड़िएगा, तो परा प्लस में जय, क्योंकि इसमें दोनों का अर्थ निकलना चाहिए। तो इसका तो आप लोग अर्थ ज़्यादा नहीं पता होगा, और जय अर्थात जीतना, जय अर्थात जय जयकार करना, तो इसलिए जय के तो अर्थ निकल गया, तो अब कितना बचा? परा, तो इसका उत्तर हो जाएगा परा, तो ऑप्शन नंबर बी। चलिए क्वेश्चन नंबर 62 कह रहा है शुद्ध वाक्य है, राम ने पुस्तक खरीदा। पुस्तक आप लोग जानते होंगे स्त्रीलिंग होता है, तो खरीदा नहीं होगा।
रामम पुस्तक खरीदा, यहाँ संस्कृत हो गया, हिंदी पढ़ाई हो रहा है। इनमें सभी ई नहीं होगा, बच गया ऑप्शन नंबर सी, राम ने पुस्तक खरीदी, राम ने पुस्तक खरीदी है। चलिए ठीक है, ऑप्शन नंबर हो जाएगा सी। चलिए अब परिमाण, परिमाणवाचक विशेषण, परिमाण, परिमाण अर्थात मात्रा, मात्रा हो जाएगा परिमाण। तो थोड़ा सा कुछ ला दो यार, थोड़ा सा, तो यहाँ थोड़ा सा हो जाएगा मात्रा, तो ऑप्शन नंबर सी। चलिए अच्छा ये भी बताइएगा विशेषण के कितने भेद होते हैं, बता दे रहे हैं। विशेषण का 4 भेद होता है। शुद्ध वाक्य क्या है? शुद्ध वाक्य में हम जानते हैं सभी को बहुत दिक्कत हो रहा होगा। वाष्प, वाष्प सबसे पहले इसमें गलती है, वाष्प निकल रहा है, सिंह दहाड़ रहा है, सिंह दहाड़ रहा है, संग्रहित किया गया है, संग्रहित किया गया है, यह भी नहीं होगा। सबसे पहले इसमें सबसे सटीक है वाष्प निकल रहा है, वाष्प निकल रहा है, ठीक है, ऑप्शन नंबर बी। चलिए क्वेश्चन नंबर 65, सर्वोत्तम का, सर्वोत्तम का संधि विच्छेद करें। सर्वोत्तम का संधि विच्छेद सर्व प्लस उत्तम, सर्व माने सभी, उत्तम माने सभी उत्तम है, अर्थात सभी उत्तम है। सर्वो, सर्वो ऐसा नहीं होगा, सर प्लस उत्तम, इसका अर्थ ही नहीं निकल रहा है। और सर्व देखिए, सर्व माने सभी, उत्तम माने उत्तम, इसलिए सर्वोत्तम, ऑप्शन नंबर सी। चलिए क्वेश्चन नंबर 66, गुस्सा पीना मुहावरे का अर्थ है। गुस्सा पीना अर्थात क्रोध को दबा कर रखना, मतलब अरे तू कितना गुस्सा पी के रख ले बाड़े यार, तोरा इतना ननु सहे के पड़ता, मतलब क्रोध को तुम कितना दबा कर रख लिए हो। चलिए क्वेश्चन नंबर कह रहा है अंगूठा दिखाना, अंगूठा दिखाना मतलब जैसे में कोई इंसान किसी इंसान को अंगूठा दिखाकर, अंगूठा दिखाता है क्यों? भाग जाता है, अर्थात समय पर धोखा देना, क्योंकि वहाँ धोखा दे दिया यार। चलिए क्वेश्चन नंबर 68, गुप्त का विलोम, गुप्त, गुप्त माने जैसे गुप्त एक होता है, एक सीक्रेट, सीक्रेट माने हो जाएगा गुप्त, तो गुप्त के प्रकट, प्रकट माने अर्थात बता देना, तो गुप्त का प्रकट। चलिए क्वेश्चन नंबर 69, 69, पर्वत का पर्यायवाची, पर्वत का पर्यायवाची शैल, पर्वत का पर्यायवाची शैल। पर्यायवाची शब्द भी बहुत पूछता है, पर्यायवाची शब्द भी देख लीजिएगा, कम से कम 20-30 का देख ही लीजिएगा। लंबोदर में कौन सा समास है? लंबोदर में समास हो जाएगा बहुब्रीहि, क्योंकि बहुब्रीहि में अन्य पद प्रधान हो जाता है, इसलिए लंबोदर में आ जाएंगे गणेश जी, तो गणेश जी प्रधान हो गए, और लंबोदर में प्रधान नहीं है, इसलिए इसका उत्तर बहुब्रीहि हो जाएगा, ठीक है। और इसमें देख लीजिए तत्पुरुष में एथी रहता है, कारक के, कारक उसमें आता है, कर्मधारय में इसका भी उल्टा होता है, इसका उल्टा, और अव्यवाय में प्रथम पर अव्यव, अव्यव अर्थात प्रथम पर उपसर्ग होता है, क्योंकि उपसर्ग अव्यव 2 प्रकार के होते हैं, एक होता है उपसर्ग और एक प्रत्यय, तो प्रत्यय तो पीछे लगता है, अर्थात अव्यय में उपसर्ग होता है, ठीक है। चलिए क्वेश्चन नंबर 71, लड़का आया था, कौन काल है? तो लड़का आया था, आया था मतलब बीत गया, लड़का आया था यार, लड़का आया था भूतकाल, ठीक है। चलिए क्वेश्चन नंबर 72, आम का पर्यायवाची शब्द, आम्र का हो जाएगा आम, आम का पर्यायवाची शब्द आम्र, आम्र, ठीक है। चलिए क्वेश्चन नंबर, इसमें तो ज़्यादा दिक्कत नहीं होगा। धनहीन अर्थात धन से हीन, धनहीन में धन से, तो कर्ता ने कर्म को करण से, तो इसमें आ गया कारक का चिन्ह, इसलिए तत्पुरुष समास, ठीक है, ऑप्शन नंबर ए। चलिए क्वेश्चन नंबर 74, माता पिता कौन सा समास है? माता पिता, इसमें दोनों पद प्रधान है, और सबसे पहले देख लीजिए दिगु, दिगु में होता है ग है अंत में ग अर्थात गिनती, अर्थात त्रिदेव तो शंकर जी हो जाएंगे, ये नहीं होगा। दिगु का हो जाएगा चौराहा, मतलब 4 राहों का समूह, तो इसमें पहला पद गिनती आ रहा है, दिगु ग से गिनती। अब देखिए तत्पुरुष, तत्पुरुष में आता है समास, समास, द्वंद्व, द्वंद्व में दोनों पद प्रधान होता है, और इसका बहुब्रीहि से अधिक मेल खाता है, तो इसका उत्तर हो जाएगा द्वंद्व, ऑप्शन नंबर डी, ऑप्शन नंबर डी। चलिए क्वेश्चन नंबर 75, अनुराग में कौन उपसर्ग है? देखिए राग, राग एक होता है राग, एक होता है विराग, जैसे तो राग तो कितना अच्छा हो यार, तो अनु एक होता है राग, एक होता है अनुराग, तो इसका हो जाएगा, इसमें हो जाएगा उपसर्ग होगा अनु। और ऐसे भी ये भी याद कर सकते हैं, से उपसर्ग 22 होते हैं, उपसर्ग 22 होते हैं, और 22 का नाम याद कर सकते हैं, जैसे में अनु, अ, अप, आ, अति, अपि, अधि,
ऐसे प्र, परा, पर, निस, निर, धुस, दूर, ऐसे याद कर सकते हैं 22। कहिएगा तो भेज देंगे, कहिएगा तो इस पर एक मूल टॉपिक बना ही देंगे, कमेंट कर कर भेजिएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 26, अस्मिता का सही अर्थ है अस्मिता माने पहचान, अस्मिता माने पहचान, ठीक है, अस्मिता माने अस्तित्व। चलिए क्वेश्चन नंबर 27, निम्नलिखित में कौन शुद्ध वाक्य है? शुद्ध वाक्य जैसे में देखिए क्वेश्चन नंबर 20 से शुरू करते हैं। मैं आपके दर्शन करने को आया हूँ, मैं आपका दर्शन करने आया हूँ, तो ही नहीं होगा। मैं आपका दर्शन चाहता हूँ, क्या चाहता है यार, और उसके बाद मैं आपके दर्शन करने आया हूँ, मैं आपका दर्शन करने आया हूँ, नहीं होगा। मैं आपका दर्शन करने आया हूँ, ऑप्शन नंबर ए, ठीक है। चलिए क्वेश्चन नंबर 28, संज्ञा के कितने भेद होते हैं? संज्ञा के 5 भेद होते हैं। संज्ञा के 5 भेद का नाम लिख कर भेजिएगा कमेंट में। संज्ञा सबसे आसान क्वेश्चन है, संज्ञा के कितने भेद होते हैं? 5, सर्वनाम के 6, सर्वनाम विशेषण के हो जाएंगे 4, ठीक है। चलिए क्वेश्चन नंबर 29, संसार का तो सम प्लस सार, सम प्लस सार है ना, ऊपर वाला म तो न है ना, म पढ़ाता है, सम प्लस सार, सम प्लस सार। संस्कृत में सम प्लस संस्कृत, सम प्लस कृत, संस्कृति सम प्लस कृति, तो ऊपर वाला बुनकावा म पर आता है, ठीक है। चलिए क्वेश्चन नंबर 80, इंद्र, इंद्र का पर्यायवाची हो जाएगा बी, ऑप्शन नंबर देवराज, देवों के राज, इंद्रदेव, इंद्रदेव, ऑप्शन नंबर बी। चलिए क्वेश्चन नंबर 81 कह रहा है वेदना में प्रत्यय हैं, तो इसका हो जाएगा, देखिए ऐसे होता है, इसका विच्छेद करिएगा तो वेद, वेद का अर्थ ज्ञान होता है, और प्लस में ना, अब कथी तुड़िएगा के वेदन प्लस इस अर्थ नहीं निकल रहा है, वेद का अर्थ ज्ञान होता है, इसलिए इसमें प्रत्यय हो जाएगा ना, ऑप्शन नंबर ए। चलिए क्वेश्चन नंबर 82, मनुष्य कौन संज्ञा है? मनुष्य अर्थात जातिवाचक, क्योंकि मनुष्य से सभी जाति के बोध हो जा रहा है, इसलिए जातिवाचक, ऑप्शन नंबर ए। चलिए क्वेश्चन नंबर 83 कहते हैं प्रत्यय के कितने भेद होते हैं? प्रत्यय के 2 भेद होते हैं, हिंदी में 2 भेद होते हैं और संस्कृत में 3 भेद होता है। एक हो जाएगा स्त्री प्रत्यय और एक और होता है स्त्री प्रत्यय, चलिए छोड़िए बादी पर बताएंगे, स्त्री प्रत्यय। चलिए 84 क्वेश्चन कर रहा है निम्नलिखित में कौन शुद्ध शब्द है? देवनागरी, अरे ऊपर ही लग गया, देवनागरी, देवनागरी शुद्ध है, देवी नागरी ही नहीं होगा, देवे नागरी, देवनागरी ऐसे नहीं होता है। और देखिए देवनागरी कितना अच्छा भी लग रहा है, सबसे अच्छा लग रहा है कि ना, ऐसे भी पहचाना जा सकता है, लेकिन ज़्यादा सटीक नहीं है। चलिए क्वेश्चन नंबर 85, निम्न में शुद्ध शब्द कौन है? निम्न में शुद्ध शब्द कौन है? अनाधिकार, अनधिकार, नधिकार, अनाधिकार, अनाधिकार में हमेशा धी एने से रहता है, ऑप्शन नंबर ए, ऑप्शन नंबर ए। चलिए क्वेश्चन नंबर 86, क्वेश्चन नंबर 86 कह रहा है आमरण शब्द में उपसर्ग है, आ, अनु, अप, आ, अब मरण का अर्थ भी हो जाता है मरा हुआ, तो इसका हो जाएगा आ, ठीक है। चलिए क्वेश्चन नंबर 87, निम्न में निश्चय शब्द का अनिश्चय, निम्न में निश्चय का विलोम, विलोम आते ही अनिश्चय हो जाएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 88, क्वेश्चन नंबर 88 कह रहा है वास्तविक शब्द में वास्तव प्लस इक, इसका हो जाएगा अर्थ, इसका अर्थ तुड़िएगा तो वास्तव प्लस में इक, इक, वास्तविक, वास्तविक, इसका हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, ठीक है। चलिए क्वेश्चन नंबर 89, रुचि शब्द का विशेषण हो जाएगा रुचिकर, मतलब जिसका रुचि रहता है वह रुचिकर, जैसे में इंग्लिश में हो जाता है, जैसे अथी हो जाएगा क्रिकेट, तो इसका हो जाएगा क्रिकेटर, ठीक है, ईयर लगाने पर हो जाता है क्रिकेटर। चलिए क्वेश्चन नंबर 90, महाशय शब्द का स्त्रीलिंग रूप क्या है? महाशय शब्द का स्त्रीलिंग रूप महाशयी, महाशनी, महाशयी, तो इसका हो जाएगा ऑप्शन नंबर महाशया, महाशया, महोदया, ऑप्शन नंबर बी, जैसे महोदय महोदया, महाशय महाशया, ऑप्शन नंबर बी, ठीक है। चलिए क्वेश्चन नंबर 91, भानुमति का पिटारा, यह बहुत ही पूछा जाता है यार, बहुत ही पूछा जाता है, भानुमति का पिटारा, अनावश्यक वस्तुओं का भंडार, ऑप्शन नंबर बी, आवश्यक व अनावश्यक मतलब आवश्यकता नहीं है उसका भी भंडार बनाए रखे हुए हैं भानुमति की पिटारा, ठीक है। और चलिए क्वेश्चन नंबर 92, अज्ञान शब्द में कौन सा समास है? अज्ञान
में ज्ञान नहीं, अज्ञान में ज्ञान नहीं हो जाएगा, तो ज्ञान न ही, तो न से नकारात्मक, इसलिए नहीं समास। ठीक है। चलिए क्वेश्चन नंबर 93, निम्न में भाववाचक संज्ञा कौन है? भाव, पहाड़ ये हो जाएगा, पहाड़ तो इसमें जातिवाचक, नदी जातिवाचक, राम व्यक्तिवाचक, बुढ़ापा, बुढ़ापा ना देख सकता है ना कोई छू सकता है, इसे सिर्फ भाव अर्थात महसूस कर सकता है, इसलिए इसका उत्तर हो जाएगा भाववाचक बुढ़ापा, ऑप्शन नंबर ए। चलिए क्वेश्चन नंबर 94, खेत शब्द है, खेत शब्द है तद्भव, तद्भव एक होता है तद्भव, तत्सम, तद्भव, देशज, विदेशज। इसको संस्कृत में कीजिएगा तो क्षेत्र हो जाएगा खेत का, तो खेत का क्षेत्र होगा तो ये तत्सम हो जाएगा, और देशज विदेशज में तो फील्ड ही कहता होगा कहीं। चलिए 95, सत्य के लिए आग्रह, सत्याग्रह, ऑप्शन नंबर सी। सत्य के लिए आग्रह अर्थात सत्य के लिए आग्रह करते हैं, सबसे ज़्यादा सत्य के लिए आग्रह कौन किए थे? तो गांधी जी। ठीक है, सत्याग्रह इसीलिए तो चलाए थे चंपारण सत्याग्रह, चंपारण में सत्य की जीत हुई इसीलिए। चलिए क्वेश्चन नंबर 96, वह छत से गिर पड़ा, छत से, इसमें कारक देखिए, वह छत से गिर गया है, से कर्ता ने कर्म को, करण से, संप्रदान को के लिए अपादान से, ऑप्शन नंबर ए। कर्ता ने इस नहीं होगा, कर्म को अधिकरण में पर नहीं होगा क्योंकि अपादान से। चलिए क्वेश्चन नंबर 97, ग तो इसका ट्रिक होता है KTM 2, तो इसका यह उच्चारण होगा क से लेके अंग तक, इसका क, च, ट और इसका हो जाएगा त और इसका हो जाएगा प। तो क तो पूरा क वर्ग कंठ से, पूरा च वर्ग तालु से, पूरा ट वर्ग मूर्धा से, पूरा त वर्ग दंत से, ओ से ओष्ठ होता है, पूरा प वर्ग ओष्ठ से। तो ग किस में आ रहा है? तो क वर्ग में आ रहा है, तो क से कंठ अर्थात ऑप्शन नंबर सी, ऑप्शन नंबर सी। ठीक है। चलिए क्वेश्चन नंबर 98 में तुम क्या खा रहे हो, रेखांकित शब्द, तुम क्या खा रहे हो, तो इसमें रेखांकित शब्द नहीं लिखा हुआ है, इसमें मार लीजिए क्या खा रहे हो, तो यहाँ प्रश्न किया जा रहा है, ऑप्शन नंबर बी। ठीक है, ऑप्शन नंबर बी। चलिए क्वेश्चन नंबर 99, चोर शब्द का विलोम, चोर शब्द का विलोम साधु नहीं होगा, गुणवान नहीं होगा, जा अरे यार चोर शब्द का विलोम नु है, मुझे लगा पर्यायवाची है, साधु हो जाएगा, चोर साधु। ठीक है। चलिए क्वेश्चन नंबर 100, भारत के प्रधानमंत्री किस पदबंध का उदाहरण है? भारत के प्रधानमंत्री, ऑप्शन नंबर ए, संज्ञा पदबंध के उदाहरण है, संज्ञा पदबंध से अधिक क्वेश्चन नहीं आता है, 4-5 आ ही जाता है, संज्ञा पदबंध के उदाहरण है, इसलिए अगर चलिए अब एक और मोटिवेशन है, अगर कामयाबी अगर 1% भी मौका मिलता है तो पूरा जान लगा दो, कामयाबी मिलना तय है। और आप लोग महसूस भी किए होंगे कभी कभी 1% से पूरा मैच ही, पूरा अर्थात पूरा मॉडल ही, पूरा तकदीर ही बदल जाता है 1% से, इसलिए तो जितना कामयाबी मिल रहा है उस सब में जान लगा दीजिए, झोंक दीजिए, परीक्षा के लिए अभी टाइम नहीं है। ठीक है। चलिए अब वीडियो कैसा लगा कमेंट कर बताइएगा, और लाइक सब्सक्राइब नहीं कहेंगे, पढ़िए मन लगा कर पढ़िए।